Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. I hope you all are well and safe at home. So let's come back to our study. Today we will start chapter 4 in science, heat and its effect, ऊष्मा और उसके प्रभाव. So when you stand in the sunlight or sit near the fire, you feel hot. When you touch a piece of ice, you feel cold, and when you dip your finger in warm water, you feel warm. This is due to the heat present in them. What is heat? Actually, heat is a form of energy that causes the sensation of hotness and coldness. So आप जब भी धूप में खड़े होते हैं या आप आग के पास बैठते हैं, आपको गर्मी का अनुभव होता है या आपको गर्माहट महसूस होती है, या फिर आप जब भी किसी बर्फ़ के टुकड़ों को टच करते हैं तो आपको आपके हाथ में ठंडक महसूस होती है, या फिर आप अपनी उंगलियों को या अपने हाथ को गर्म पानी में डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो आपको गर्मी फील होती है, आपको वो गर्म लगता है. ऐसे ही जैसे विंटर का सीज़न होता है तो आपको ठंड लगती है, आपको कोल्डनेस फील होती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं जो कि मोटे होते हैं. और जब समर सीज़न होता है तो आपको धूप की वजह से या गर्मी के मौसम की वजह से आपको हॉटनेस फील होती है, इसलिए आप एसी का यूज़ करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और कॉटन क्लोथ्स या लाइट वेट क्लोथ्स पहनते हैं. सो एक्चुअली ये हीट है क्या जो आपको फील होती है बार बार? सो हीट क्या है? हीट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हमें ठंडे और गर्म का एहसास होता है कि ये चीज़ ठंडी है, अब ये चीज़ गर्म है. सो ये एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिससे हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का हमें एहसास होता है या हमें गर्मी या ठंडक फील होती है. सो हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस. We feel the heat by the temperature effect it produces. When heat is given to a substance, its temperature increases and it becomes hot. On the other hand, when heat is taken out from a substance, its temperature decreases or it becomes cold. So जो heat है, मतलब जो गर्माहट है या ऊष्मा है या ठंडक है, उसको हम देख नहीं सकते हैं अपनी आँखों से, उसको हम फील कर सकते हैं. और हम उसको कैसे फील कर सकते हैं? उसका एक इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर इफ़ेक्ट. मतलब जैसे अगर किसी चीज़ में से हीट निकाल ली जाए तो वो ठंडी हो जाती है, मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है. और अगर किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को हीट दे दी जाए तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब वो हॉट हो जाती है. सो ये क्या है? एक टेम्परेचर इफ़ेक्ट है जिसको आप फील कर सकते हैं. सो हीट जो है उसको जूल में या कैलोरी में मेजर्ड किया जा सकता है. दैट मीन्स यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल और कैलोरी. एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल. सो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स. देखिए जब भी किलो यूज़ होगा, के यूज़ होगा, आपको 1000 उसके इक्वल लेना है. मतलब 1 किलो जूल में 1000 जूल्स होते हैं. जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर्स होते हैं. नेक्स्ट 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज. मतलब जहाँ भी किलो यूज़ हो रहा है वो 1000 के इक्वल है उसमें. सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल. सो डू यू नो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? ऑफकोर्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी और वाइस वर्सा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रब योर हैंड together, your hands become warm. How does it happen? It happens because the mechanical energy gets converted into heat energy. So आपने देखा होगा कि जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है. मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मस्कुलर आपका होता है एनर्जी हो गया. सो ये एनर्जी बहुत टाइप्स में पाई जाती है और एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है. सो कैसे कर सकते हैं? लुक, अगर आप अपने हाथों को रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो आप देखते हैं कि वो गर्म हो जाते हैं. मतलब ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में. मतलब आप मैकेनिक्स कर रहे हैं अपने हाथों में आप मोशन कर रहे हैं, उसमें आपके हाथ चल रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? गर्मी. आपके हाथ गर्म हो गए तो मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. So many other forms of energy can also be converted into heat energy. For example, when coal is burnt, chemical energy stored in the coal is converted into heat energy. In earlier days,
This energy was used to move steam engines. So nowadays this energy is used to produce electricity in thermal power stations. When we switch on an electric heater, electrical energy is converted into heat energy. देखिए ये जो है कि कैसे हीट एनर्जी में दूसरी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इसके कुछ अलग दूसरे फॉर्म्स हैं। जैसे कि जब कोयला जलता है, कोयला क्या है, कोयले में कार्बन होता है, केमिकल एनर्जी होती है उसमें स्टोर्ड बहुत सालों से, हज़ारों सालों से, 100 सालों से। मतलब जो कोयला होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत टाइम के बाद होता है, मतलब ज़मीन में दबा रहता है और उसके बाद जो रेसिड्यू होते हैं प्लांट पार्ट्स या लीव्स के या एनिमल्स के, उससे आपका इज़ क्लियर दैट कि जो अर्लियर डेज़ होते थे या पहले का समय होता था उसमें जो इंजन होते थे, जो ट्रेन्स होती थी, उनका इंजन कैसे चलता था, कोयले से चलता था। सो अभी के टाइम में क्या होता है कि जो एनर्जी है कोयले से मिलने वाली जो हीट एनर्जी है उसका यूज़ थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। आप घरों में देखते होंगे कि आपके जितने भी अप्लायंसेज हैं, अगर आप उनका स्विच ऑन कर दें तो वो वर्क करना स्टार्ट कर जाते हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। तो जब अप्लायंसेस को हीट मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो हीट मिलेगी, तभी वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। For example, heat energy of burning petrol is converted into mechanical energy in a car. You know that the energy is the capacity to do work, so heat must be able to perform work. For example, in your homes, you use heat for cooking food, ironing your clothes and heating water. So आप जैसे अभी आपने देखा कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। सो अभी हीट एनर्जी भी दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे जो हीट एनर्जी है, जब आपके व्हीकल्स में आप अपने पेट्रोल पंप पर उसमें पेट्रोल या डीजल कराने जाते हैं फ्यूल स्टेशंस पर, सो उसमें क्या होता है कि जो पेट्रोल होता है या डीजल होता है वो बर्न होता है। आफ्टर दैट आपकी व्हीकल को मैकेनिकल एनर्जी मिलती है मूव करने के लिए। सो जो हीट एनर्जी थी पेट्रोल की या फ्यूल की, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और आप जानते हैं कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी वी आर एबल टू डू वर्क बिकॉज ऑफ एनर्जी दैट वी गेट्स फ्रॉम फूड। मतलब जो हमें खाने से एनर्जी मिलती है उसी की वजह से हम अपने डेली रूटीन के जितने भी हमारे वर्क होते हैं वो हम करने में एबल हो पाते हैं। सो एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। और हीट जो होती है, हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क। मतलब हीट की वजह से भी हम काम कर पाते हैं। जैसे कि आप घरों में देखते हैं कि आप खाना बनाते हैं, कपड़ों पर आयरन करते हैं, क्लोथ्स को प्रेस करते हैं, या फिर आप गर्म पानी करते हैं, या जितने भी फूड आइटम्स हैं आप जो भी बनाते हैं वो सब कैसे होता है, हीट की वजह से। अगर आप अपना गैस नहीं चलाएंगे, बर्नर नहीं चलाएंगे, तो कैसे आप खाना बना पाएंगे। मतलब ये जितना भी ये सब होता है हमारा डेली रूटीन में, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हीट की ज़रूरत होती है। सो हीट मस्ट बी एबल टू डू परफॉर्म वर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हॉट एंड cold. So what is hot and cold? We know that some objects are hotter than others while some are colder than others. We often decide which object is hotter than the other by touching the object. But is our sense of touch reliable? Let us find out. So यहाँ एक एक्टिविटी है। सो हमें, आप सभी जानते हैं, देखिए सब जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना तो उनका शेप एक जैसा होता है, ना साइज एक जैसा होता है, कलर में भी डिफ़र होते हैं। सिमिलरली जो उनका टेम्परेचर इफेक्ट होता है उनके अंदर सब में चेंज होता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको ठंडे दिखाई देंगे और कुछ गर्म दिखाई देंगे। सो इसको आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है दूसरे से? उसको टच करेंगे। सो क्या हमेशा जो आप टच करते हैं वो क्या आप बिल्कुल सही आप सेंस कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा है? सो यहाँ पर एक एक्टिविटी है। आई होप you will be able to do yourself this activity. So ये एक्टिविटी आप पढ़ेंगे घर पर, इसको खुद से आपको करना है सेल्फ। प्लीज़ मेक श्योर डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनी एल्डर। इस एक्टिविटी को आपको खुद करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव. वी कैन मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बाय कंपेयरिंग इट with a standard unit that we all agree upon. The degree of hotness or coldness of an object on some chosen scale is called its temperature. So temperature क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस होती है, कोल्डनेस होती है, वो आपस में रिलेटिव होती है। मतलब आप उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं? देखिए एक डिग्री होती है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, उसके साथ आप
कंपेयर करके किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र कर सकते हैं। सो ऐसी डिग्री जिससे आप ऑब्जेक्ट की ठंडक या गर्माहट को एक पर्टिकुलर स्केल पर मेज़र करते हैं, टेम्परेचर कहलाता है। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मतलब टेम्परेचर को आप किस यूनिट्स में आप शो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। एंड कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस। ये जो छोटा सा बिंदु बना है ये डिग्री है, पॉइंट जो है। एंड अनदर वन इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए आपने अभी बहुत सुना भी होगा, अभी कोरोना कोविड-19 पीरियड चल रहा है। सो आपने देखा होगा कि इसमें आप जहाँ भी बाहर कहीं जाते हैं, सो आपका टेम्परेचर मेज़र किया जाता है एक मशीन से आपके फोरहेड के सामने लगा के। सो उसमें वो डिग्री सेल्सियस में आपका आता है टेम्परेचर आपकी बॉडी का। और आप सभी को पता है कि 98.6 डिग्री सेल्सियस हमारा होना चाहिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जो कि एक परफेक्ट आप बोल सकते हैं कि हेल्दी पर्सन का होता है। सो नेक्स्ट वन इज़ थर्मोमीटर। व्हाट इज़ थर्मोमीटर? आप सबने सुना होगा कि जब बुखार आता है, फीवर होता है, तो उसका मेजरमेंट हम किससे करते हैं? थर्मोमीटर से। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बॉडी इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? अब इसमें ये बताया जाएगा कि थर्मोमीटर वर्ड की शुरुआत या स्टार्टिंग कहाँ से हुई। सो थर्मो इज़ अ लैटिन वर्ड, लैटिन एक लैंग्वेज है, उसका वर्ड है दैट मीन्स हीट, जिसका मतलब है गर्माहट। मतलब थर्मोमीटर का यूज़ थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ हम हमारी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए करते हैं। सो थर्मोमीटर एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीन्स होता है हीट, गर्माहट। सो अ थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग। तो थर्मोमीटर किस बेस पर वर्क करता है? जैसे कि आप सभी हैं, आप अपना काम किसी बेस पे करते होंगे कि हमें इस तरीके से अपना काम करना है। सो थर्मोमीटर कैसे काम करता है? थर्मोमीटर लिक्विड्स के, यानी जो भी लिक्विड हैं, जो भी तरल पदार्थ होते हैं, तरल मीन्स जो बह सकते हैं, सो जो लिक्विड होते हैं वो गर्म करने पर फैलते हैं, एक्सपेंस होते हैं, फैलते हैं। सो इस बेस पर इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। अ थर्मोमीटर हैज़ टू स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑन इट called the fixed point of temperature, which always remains the same. The lower fixed point is the temperature at which ice melts at the sea level. The upper fixed point is the temperature at which pure water boils at the sea level. So जो थर्मामीटर है उसमें 2 स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं, एक जो दोनों की फिक्स होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। So जो सबसे नीचे का पॉइंट होता है लोअर पॉइंट, और देखिए ये जो दोनों पॉइंट्स रहते हैं, लोअर और अपर पॉइंट्स, ये दोनों सेम रहते हैं हमेशा। तो जो लोअर पॉइंट्स होता है वो उस पॉइंट पर उतना टेम्परेचर होता है जिस पे कोई बर्फ़ पिघल सकता है, आइस मेल्ट हो सकता है सी लेवल पर। और जो सबसे ऊपर का पॉइंट रहता है वो भी फिक्स होता है, तो वो पॉइंट वो होता है जिस पे प्योर वाटर बॉयल हो सकता है, उबल सकता है, खौल सकता है। सो द 3 स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आर सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। देखिए यहाँ जो टेम्परेचर की यूनिट्स थी उसमें भी आपने देखा है 3 यूनिट्स हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सो जो स्केल्स हैं वो भी यही हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। सो सेल्सियस स्केल क्या है? सेल्सियस स्केल इज़ नेम्ड आफ्टर द स्वीडिश साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस। इन सेल्सियस स्केल मीन्स सेंटीग्रेड स्केल, you can also write that centigrade scale. The lower fixed point is 0 degree Celsius and the upper fixed point is 100 degree Celsius. So the interval between the two fixed point is divided into 100 divisions. देखिए जो सेल्सियस स्केल है उसका नाम कहाँ से आया? स्वीडिश मतलब स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे एंडर्स सेल्सियस, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है स्केल का। सो इस स्केल में जो पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, एक नीचे का पॉइंट और एक ऊपर का पॉइंट। जो सबसे लोअर फिक्स पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पे कोई भी आइस मतलब कोई बर्फ़ पिघल सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, अपर फिक्स पॉइंट, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस ऑन विच एनी टाइप ऑफ प्योर वाटर कैन बी बॉइल्ड। सो नेक्स्ट इज, अभी इसके बीच में कुछ इंटरवल्स होते हैं इन पॉइंट्स के बीच में जो 100 डिविजन्स में डिवाइड होते हैं, मतलब 100 उसमें ब्लॉक्स बने हुए होंगे या 100 उसमें स्केल्स बनी हुई होती हैं बीच में। So India has adopted the Celsius scale for measuring temperature. Before the adoption of this scale, the Fahrenheit scale was used. So India में जब सबसे पहले Fahrenheit scale यूज़ होता था,
अब उसके बाद ये जब से सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया है इंडिया ने, तो यहाँ के कल्चर में सेल्सियस स्केल ही आप देखते हैं मोस्टली डॉक्टर्स भी कभी भी आपको कुछ रिकमेंड करते हैं या आपसे बात करते हैं तो मोस्टली आपको सेल्सियस में ही वो बोलते हैं। सो फ़ारेनहाइट का यूज़ अब इतना नहीं होता है। सो फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नेम्ड आफ्टर डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। In Fahrenheit scale, the upper fixed point is 212 degree Fahrenheit and the lower fixed point is 32 degree Fahrenheit. The interval between the two fixed points is divided into 180 divisions. You will learn about the Kelvin scale in higher classes. So Fahrenheit scale का नाम कहाँ से पड़ा? एक साइंटिस्ट थे डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, उनके नाम पर इसका नाम है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में भी 2 फिक्स पॉइंट होते हैं। अपर फिक्स पॉइंट जो कि सेल्सियस में था 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में कितना था लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। सो इनके बीच में कितना इंटरवल होगा? 212 में से माइनस करेंगे 32 मीन्स 180 डिविजन्स। 180 डिविजन्स इनके बीच में होंगी। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। A relationship that is used to convert temperature in Celsius scale to Fahrenheit scale और vice versa is, मतलब क्या रिलेशनशिप है? अब इंसानों के बीच में रिलेशनशिप होती है तो स्केल्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप ऑफकोर्स होती है। देखिए, जब आपको एक स्केल में टेम्परेचर दिया गया है, सपोज दैट आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए सेल्सियस में, तो आप कैसे करेंगे? तो उनके बीच में कोई रिलेशन होगा तभी तो आप उस बॉन्ड को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एक बॉन्ड दिखाया गया है, एक यहाँ पर फॉर्मूला है जिसको फॉलो करते हुए आप एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज C मीन्स सेल्सियस, C अपॉन 100। देखिए, क्योंकि C में जो होता है 100 डिविजन्स होती हैं, तो C अपॉन 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180। देखिए यहाँ अब आप सोचेंगे कि C के माइनस में कुछ क्यों नहीं है। F माइनस 32 मतलब जो इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट का वो 32 होता है। सो इसमें F माइनस 32 ऊपर है, अपॉन में 180 है, क्योंकि इसके बीच में 180 डिविजन्स होती हैं 32 और 212 के बीच में। सो C में जो लोअर पॉइंट होता है वो क्या होता है 0। तो C माइनस, जब आप C के आगे माइनस 0 लिखेंगे तो कोई कुछ इफेक्ट तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 0 को आप चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो आप उसको लिखें या ना लिखें इक्वल है, तो हमने 0 को नेग्लेक्ट कर दिया है। सो आप समझ गए, C अपॉन 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 80। अभी आप इसको कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से? देखिए, यहाँ पर हमने इसको 20 से डिवाइड कर दिया 100 को, 25 जा 100 और 29 जा 180। सो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में C अपॉन 5 इक्वल F माइनस 32 अपॉन 9 कर सकते हैं, 100 और 180 को 20 से डिवाइड करके। सो C इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल एंड F इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। सो आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई होप आप उसको खुद कर सकते हैं, आप एबल हैं आप उसको करने के लिए। सो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, प्लीज़ डू दिस एग्जाम्पल बाय योर सेल्फ। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो व्हाट इज लैबोरेटरी थर्मोमीटर? जो लैब में यूज़ किया जाता है। A laboratory thermometer is used in laboratories for measuring temperature while performing experiments. So it consists of a very fine capillary tube protected by a thick glass tube called the stem of the thermometer. देखिए ये रहा, ये कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर और इसके बाहर है ग्लास जिसको स्टेम बोलते हैं। So the lower end of the capillary tube is converted into a glass bulb. नीचे यहाँ पर एक ग्लास का बल्ब लगा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये आपको लैब्स में मिलेगा, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे केमिस्ट्री लैब में मिलेगा, फिजिक्स लैब में मिलेगा। सो जो नीचे का जो एंड होता है ये बाहर को निकला हुआ होता है, ग्लास का बना होता है, ग्लास बल्ब कंटेनिंग मरकरी, इसमें मरकरी होती है। एंड द अपर एंड ऑफ दिस ट्यूब इज सील्ड। ये देखिए ऊपर, सबसे ऊपर है ये सील्ड है। द स्टेम इज मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए इसमें जो स्टैम है वहाँ पे मार्क्ड होगा, ये डिग्री सेल्सियस में भी है, देखिए यहाँ पर ये, और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होता है। सो द कॉमनली यूज्ड लैबोरेटरी थर्मोमीटर हैव अ रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये देखिए -10 से 110 तक इसमें दिया हुआ है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसमें मार्क है। मतलब अगर आप -10 से -10 को 110 में से आप करेंगे
तो आपके पास बीच में क्या बचेगा, 100 डिविजन्स बचेंगे। इसके बीच में आप काउंट करेंगे तो 100 डिविजन आपके पास होंगे। सो व्हेन द थर्मोमीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद अ हॉट ऑब्जेक्ट, द मर्करी इन द कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंड एंड राइज अप. When the thermometer is in contact with a cold object, the mercury in the capillary tube contracts and fall down. It is because of the heat that causes expansion or contraction. We will discuss about it later in this chapter. So इसमें क्या होता है, जब भी इस थर्मोमीटर को लैब में, लेबोरेटरी में आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट के पास में ले जाएंगे कॉन्टैक्ट में, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो मरकरी है, मरकरी क्या होगा, मरकरी का जो पारा, मतलब पारा होता है उसको बोलते हैं पारा, तो मरकरी जो है उसका लेवल राइज हो जाएगा, वो उसका लेवल ऊंचा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो गर्म करने पर फैलते हैं, सो वो एक्सपेंड हो जाएगी और ऊपर तक जाएगी कि किसका कितना टेम्परेचर है। और अगर आप उसे किसी ठंडे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो वो जो है फैलेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके वापस नीचे आ जाएगी। सो इसका यूज़ ये होता है। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. What is clinical thermometer? The laboratory thermometer cannot be used to measure the human body temperature. As soon as you take out the bulb of the laboratory thermometer out of your mouth, the level of mercury starts falling due to its contact with air. So जो अभी आपने पढ़ा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसका यूज़ आप किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे ही अपने मुंह से उसके बल्ब को बाहर निकालेंगे, वैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते ही वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये आपको एक गलत रीडिंग देगा, इट कैन गिव अ रॉन्ग रीडिंग टू यू. सो टू मेजर द body temperature, you need a thermometer in which the mercury level does not fall even when the thermometer is taken out from the mouth. So आपको ऐसे थर्मोमीटर की ज़रूरत है कि जब आप उसको अपने मुंह से बाहर निकालेंगे मेज़र करने के लिए आपका कि आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो एज इट इज़ होना चाहिए जो आपकी बॉडी का है, मतलब उसमें मर्करी लेवल नीचे नहीं गिरना चाहिए. सो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें एयर के कांटेक्ट में आने पर उनका जो मर्करी लेवल है वो ना तो नीचे गिरता है ना वो राइज अप होता है. सो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो आपको एग्जैक्ट या एक्यूरेट आपको रीडिंग देते हैं. Thus, a clinical thermometer is used to measure the temperature of the human body. It cannot be used to measure the temperature of any object other than the human body. So ये क्लियर है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैं वो हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है वो मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं. वेदर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ होता है. सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ द सेम एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. The only difference is that there is a slight band in the stem just above the valve. This band means kink prevents the movement of mercury back into the bulb when the thermometer is taken out of a person's mouth. The clinical thermometer has a range from 35 degrees Celsius lower fixed point to 42 degrees Celsius upper fixed point, because temperature of a human body never goes beyond these limits. The normal temperature of a human body is 37 डिग्री सेल्सियस. और देखिए सेल्सियस में मैंने आपको प्रीवियस में अभी बताया भी है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है. लुक हियर इज़ अ बैंड इन दिस थर्मोमीटर. सो आपको पता है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें क्या होता है, एक स्लाइटली बैंड होता है वो, बिकॉज जैसे कि आप अपने माउथ में उस थर्मोमीटर को लगाया और आप अपना टेम्परेचर मेज़र करना चाहते हैं. सो वो जब बाहर निकालने के बाद एयर के कांटेक्ट में आता है थर्मोमीटर, सो वापस से उसका जो मर्करी है उसका जो लेवल है वो डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए. सो दैट्स वाई यहाँ पे एक बैंड होता है स्लाइटली. देखिए ये रहा बैंड, ये जो बल्ब है इस बल्ब के ऊपर एक बैंड है ये. सो इस बैंड को क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं. सो इस किंक की वजह से जो है जो मरकरी है वो वापस से नहीं आता है बल्ब के अंदर. सो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से लोअर फिक्स पॉइंट कहाँ है, ये रहा 35 डिग्री सेल्सियस, और अपर फिक्स पॉइंट है 42 डिग्री सेल्सियस. तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है. बिकॉज आप सभी को पता है
कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 35 लोअर है, 42 अपर है, सो 37 उसके मिड में है, बीच में कहीं ना कहीं। सो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। सो हाउ टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसका यूज़ कैसे करते हैं। देखिए आपको भी अब घर में यूज़ करने का इसको नीड हो सकता है, अभी टाइम भी ऐसा चल रहा है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट, note the temperature difference indicated between the two consecutive marks. Also note down the numbers of division between these marks. Suppose the temperature difference is 1 degree Celsius and there are 10 small divisions between them. Then one small division is equal to 1 upon 10 means 0.1 degree Celsius. तो आप नोट करेंगे जो आपने 2 consecutive marks तक आपका टेम्परेचर हुआ उसमें आपको शो हुआ है। सो क्योंकि जो एक जैसे लाइक एक मार्क है फिर दूसरा मार्क है, सो एक है 36 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 35, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं, क्योंकि टोटल थर्मोमीटर में कितने होते हैं 1000 डिविजन्स होते हैं। सो जब आप उस डिवीजन को देखेंगे तो आपको पता है कि एक डिवीजन किसके इक्वल है 1/10 के, मतलब 0.1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आपके टेम्परेचर में आएगा। सो उसको नोट करेंगे। वॉश द थर्मोमीटर बिफोर यूज प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड ड्राई इट यूजिंग अ कॉटन स्वैब। सो होल्ड द थर्मोमीटर फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। देखिए थर्मोमीटर हो सकता है आपसे पहले किसी ने यूज़ किया हो या वो रखा है तो उसको हो सकता है कि उस पर जम्स लगे हों। सो आप सबसे पहले अपने माउथ में उसको लगाने से पहले उसको वॉश करेंगे प्रॉपरली किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से और उसको सुखाएंगे किसी कॉटन स्वैब से, कॉटन से, तो उसके बाद उसको आप यूज़ करेंगे। देन जब आप थर्मोमीटर को आप अब लगाने वाले हैं अपने मुंह में, तो उससे पहले उसको आप थोड़े झटके देंगे, ऐसे हाथ में लेके उसको झटकेंगे ताकि जो लेवल है मर्करी का वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे। नेक्स्ट, place the bulb of the thermometer under your tongue for about 2 minutes. In case of child, place it below the armpit and not in the mouth. So like अगर आप अपने मुंह में थर्मोमीटर लगा रहे हैं तो अपनी जीभ के नीचे उसको 2 मिनट तक उसका जो बल्ब है, ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, ये इसको आप 2 मिनट तक लगाए रखेंगे जीभ के नीचे। उसके बाद आप उसमें अपनी रीडिंग देखेंगे कि टेम्परेचर कितना है आपकी बॉडी का। और अगर आप किसी बच्चे के लिए, किसी छोटे बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जीभ के नीचे नहीं, आप उसके आर्म पिट में लगाएंगे और उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। देन आफ्टर 2 मिनट्स टेक आउट द थर्मोमीटर एंड रीड द मर्करी लेवल ऑफ द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली। उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ेंगे, वर्टिकली नहीं पकड़ेंगे। देन इन द लाइन ऑफ साइट, दिस विल गिव यू बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। Some thermometers are marked in degree Fahrenheit. These thermometers have a range from 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. देखिए अगर आपका थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस में है तो वो आपको डिग्री सेल्सियस में ही आपकी रीडिंग देगा, मतलब आपका जो है बॉडी टेम्परेचर 37 to 38 हो सकता है। सो ये सही टेम्परेचर है। और अगर आपका कुछ थर्मोमीटर्स में डिग्री फ़ारेनहाइट में रीडिंग्स होती हैं, सो आप समझ जाइए कि जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो 98 से 99 के बीच में अगर है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप हो सकता है अगर आपको उससे ज़्यादा टेम्परेचर है मतलब आपको फीवर भी हो सकता है। सो प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ थर्मोमीटर। क्या क्या प्रिकॉशंस, कौन सी सावधानियाँ लेनी चाहिए जब आप थर्मोमीटर पर अपनी टेम्परेचर की रीडिंग देख रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ थर्मोमीटर शुड ऑलवेज बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज़। I have already told about this. And read the thermometer by holding it horizontally so as to keep the level of mercury along the line of sight. Handle the thermometer with care. If it hits against some hard object, it can break. Don't hold the thermometer by the bulb while reading it. Do not dip the thermometer in boiling water as it will break the bulb. Avoid keeping the thermometer in the sunlight or near a flame, it may break. सो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, मतलब आप जब थर्मोमीटर का यूज़ करें तो उसको धोने से पहले और उसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद पानी से धो लें या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लें। नेक्स्ट वन इज़ जब थर्मोमीटर को आप रीडिंग उसमें देख रहे हो कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है तो उसको हॉरिजॉन्टली आप पकड़ेंगे, नॉट वर्टिकली। और ऐसा क्यों पकड़ते हैं, जिससे जो मर्करी का लेवल है वो लाइन वो प्रॉपरली आपको जो साइड ऑफ लाइन है उसके प्रॉपरली साइड में आपको दिखे।
नेक्स्ट है कि जो थर्मामीटर है जब आप उसको पकड़ते हैं तो बहुत ही केयरफुली पकड़ें। ऐसा नहीं है आप उसको ज़र्क दे रहे हैं तो आपने उसको किसी चीज़ में मार दिया, ज़र्क देते समय उसको हिट कर दिया तो वो टूट सकता है। कभी भी थर्मामीटर को जब आप रीडिंग कर रहे हो तो बल्ब की साइड से ना पकड़ें। नेक्स्ट वन इज़ थर्मामीटर को आप सोच रहे हैं कि चलो धो लेते हैं इसको, तो आप बॉइलिंग वाटर में कभी भी उसको डिप ना करें, इससे वो जो है उसका बल्ब ब्रेक हो सकता है। लास्ट वन इज़ थर्मामीटर को कभी भी धूप में या फिर आग के आसपास ना रखें, ये टूट सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you would like this video. If you like this video, please subscribe my channel and press bell icon. Thank you.